कलश चल सकता है या नहीं चल सकता, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब ये चेन जो है इसकी वो हट जाए। चेन तो नहीं खुलेगी, चेन तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना खुलती है ना आज तक खुली है। जैसे मैं कोशिश करूं कि मैं इसे खोल दूं आपकी इजाज़त के बगैर, तो क्या मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? सर। एक भारी भरकम कलश जिसे कोई हिला नहीं सकता, उसे एक मजबूत जंजीर से बांधा गया है। और इस जंजीर को खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? दावा है कि बेड़ियों से आजाद होते ही ये कलश अपने पैरों से चलकर कहीं गायब हो जाएगा। ये कलश जो है जी यहाँ पर बाहर बांधा हुआ है, ये दो थे जी, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो नदी में आए हैं ऐसा कहते हैं जी, और नदी में फिर कोई शक्ति आई जी, दोनों लुढ़कते हुए निकल गए। एक बह गया आगे नदी में, तो ये दूसरा घड़ा भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। तो किसी माता की शक्ति से किसी पुजारी ने उस घड़े को वापस लाया और फिर भी भागने की कोशिश करा, तो फिर इसको बांध लिया। देवी के धाम से जुड़ा चमत्कार का एक ऐसा दावा जिसने आज भी लोगों को इस कलश और बेड़ियों से बांध रखा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं इलाके में जब भी कोई आपदा आने वाली होती है, इस घड़े से अजीब आवाजें आती हैं। ये तेजी से हिलता है। दावा है कि ये जंजीर तोड़कर भागने की कोशिश करता है। बिना जाने मान लेना अंधविश्वास है, लेकिन कुछ पता किए बगैर चमत्कार के दावे को खारिज कर देना उससे भी बड़ा अंधविश्वास होता है। लिहाजा आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ये जानने की जरूर कोशिश करेगी कि बेड़ियों से बंधे इस कलश की हकीकत क्या है। आधी हकीकत आधा फसाना। कलश के कोई पांव तो होते नहीं है कि वो अपने आप कहीं चले जाएंगे। कोई उठाकर ले जाने की कोशिश करेगा ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतना भारी है कि उसे हिलाने के लिए भी कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसे बेड़ियों से बांध कर रखने की ज़रूरत क्या है? तो गांव वाले कहते हैं कि भाई वो चमत्कारी कलश है, उसे बांध कर नहीं रखेंगे तो वो कहीं भाग जाएगा। अब ये बताइए कि एक कलश कैसे भाग सकता है? तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि वो एक चमत्कारी कलश है, उसमें देवी की दिव्य शक्ति है। जंजीर का एक सिरा देवी के चरणों से बंधा है और दूसरे सिरे से वो कलश, नहीं तो वो कब का कहीं चला गया होता। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर कलश में कोई दिव्य शक्ति है तो वो कलश भागता क्यों है? वहीं रहकर कोई चमत्कार क्यों नहीं करता? लोगों ने कहा कि कलश का अपनी जगह से जाना ही चमत्कार है। हमारी टीम ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंदिर पहुंचेंगे, चेन खोलेंगे, फिर सारा मामला खुद ही साफ हो जाएगा। कितना आसान लगता है ना सुनने में, लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल था। देवी का ये धाम 10वीं शताब्दी का है, लेकिन ये जगह ये तो सदियों से है, और चमत्कार तो उस समय से हो रहा है जब ये मंदिर बना ही था। हमने आपको आज तक चमत्कार की बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज जो चमत्कार हम आपको दिखाने वाले उसे सुनकर हम खुद ही हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि ये चमत्कार है एक चलने वाले कलश का। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक ऐसा घड़ा, एक ऐसा कलश जो अपने आप चलने लगता है। अब आप कहेंगे भाई गोल कलश की टांगे नहीं होती, चलेगा कहाँ से? भाई साहब यही हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हमने सुनी तब से ही हम हैरान है कि आखिर एक कलश चल कैसे सकता है। इस जगह से कई पौराणिक कहानियों के तार जुड़ते हैं। पहली कहानी का नाता
देवी से है। कहते हैं इसी जगह देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। दूसरी कहानी है महाभारत की। कहते हैं पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल यहीं काटा था। जो पांडव जब वनवास झेले थे, फिर गुप्त काल में जब उनको 13 वर्ष का जब उनको वो मिला था, तो वो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। हाटकोटी के अंदर विराट नगरी है। हाटकोटी जब आप मंदिर देखोगे, जब आप वहाँ जाओगे, विजिट करोगे, हाटकोटी मंदिर के बिल्कुल सामने सोनपुरी पर्वत है। वहाँ बताते कि वहाँ विराट नगरी करके एक जो है राज्य कहिए वो नगरी थी। तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपना एक जो है वर्ष पूरा बिताया है, कुछ समय वहाँ पर बिताया है। दावे तो बहुत होते हैं, सच्चाई पड़ताल के बाद सामने आती है, और पड़ताल के लिए हमारी टीम मंदिर में थी। चलने वाले कलश, वेल ये आइडिया सुनकर ही इतना आउटलैंडिश लगता है कि यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। कलश क्या वाकई चल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई चीज़ जो जिंदा नहीं हो वो फिर भी चले? अब इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जानने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। हाटकोटी मंदिर में हम अब अंदर जा रहे हैं और चंद मिनटों में वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिसके बारे में हमने इतना सुना। क्या कलश वाकई चल सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई चीज़ जो जिंदा ना हो, जिसमें कोई जान ना हो, वो अपने आप चलने लगे? इन सारे राज पर से पर्दा बस उठने वाला है, क्योंकि हम अब हाटकोटी मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर में उस कलश को खोजना कोई मुश्किल काम नहीं, सामने ही दिखता है। एकदम भारी भरकम, बड़ा, एक इंसान से उठना तो दूर, हिल भी नहीं पाएगा, फिर भी ये जंजीर से बंधा रहता है। वो कलश जो है, वो जादुई कलश जो अपने आप चलने लगता है, वो अब आपके सामने है। ये है वो घड़ा जिसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ हम सुनते आए, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, इतनी सारी चीज़ें हमें पता चली थी, लेकिन जो कलश है वो आपके सामने है। अब साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, और आप बनावट भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अमूमन हमारे घरों में मटका होता है, पानी का घड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह की बनावट है, वही शेप है, उसी तरह का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, और एक बिल्कुल आम घड़े की तरह है। जो घड़ा आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह की फॉर्मेशन है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब अगर मैं किसी लेमैन को या जो इस कहानी को जानता नहीं है उसको मैं तस्वीर दिखाऊं इस घड़े की, तो वो ये नहीं कह सकता कि इसके साथ इतनी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, इतनी सारी कहानियाँ एसोसिएटेड हैं, लोग इतनी सारी बातें करते हैं इसके चमत्कार के बारे में, क्योंकि बहुत ही आम और सिंपल लग रहा है। इस विशालकाय कलश को एक मोटी जंजीर से बांधा जाता है, जिसका एक सिरा कलश से लिपटा रहता है और दूसरा सिरा मंदिर के अंदर गया है। कहां तक पता नहीं, लेकिन इतने भारी भरकम कलश को बेड़ियों में जकड़ा देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये मटका, ये घड़ा, ये कलश जो है, ये बंधा हुआ है चेन से। ये चेन आप देख रहे हैं, ये बहुत हैवी चेन है। मेटल क्या है मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर ये आयरन होता तो जाहिर है रस्ट कर रहा होता, लेकिन इसमें रस्टिंग नहीं है, इसमें कोई जंग के निशान नहीं है, तो जाहिर है मेटालिक चेन है और उसको बहुत कस के बांधा हुआ है। पूरे तरफ से ये यहाँ पर पूरा बना हुआ है, जो इसके जो मुंह है, इसका जो इस तरह का फॉर्मेशन है, उसके चारों तरफ इस चेन को कसा गया है और चेन जो है यहाँ से होते हुए इस दीवार के अंदर चली जाती है। कहते हैं अगर कलश को इन बेड़ियों से आजाद कर दिया जाए तो ये कहीं चला जाएगा, पास बह रही नदी में या कहीं और। अजीब लगा ना? लेकिन दावे के साथ यहां कई कहानियां सुनाई जाती हैं।
ये अपने आप ही चल पड़े उधर को, अच्छा रो लोग। अच्छा। तो एक तो चल निकल, पड़े कैसे, मतलब पाँव तो है नहीं तो नहीं रोल- रो लोग के, अच्छा रोल होके चल हाँ है। ऐसे घूमते। तो एक तो कहते उसमें चले गया, साथ ही थी ना दरिया तब, अब तो दूर है ना परे। तो एक इसको पकड़ के यहाँ रख लिया, तब से बांध के रखा हुआ है। अच्छा तो ये ऐसे बांधा हुआ है कि माता के उसमें ना, कि ताकि वो उसमें ना जाए दोबारा, हाँ। संगल बस वो बांध रखी अंदर इसमें। इस कलश के बारे में जो कहा जा रहा है वो अकल्पनीय है। चलिए थोड़ी कल्पना करके देखते हैं। दावे के मुताबिक अगर कलश से लिपटी जंजीर को हटा दिया जाए तो ये कलश चलते हुए या लुढ़कते हुए अपने आप पास बह रही पब्बर नदी में चला जाएगा। रुकिए, चौंकाने वाले दावे यहीं खत्म नहीं होते। कहते हैं जब भी आसपास के इलाके में कोई आपदा आने वाली होती है, देवी के दरबार के बाहर बंधा ये कलश उसका संकेत देने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब पास के एक गांव में आग लगी थी। आप बता रहे हैं कि गांव में आग लगी तो क्या देखो हुआ जब था? वो पहले मंडोल जगह है हाँ। यहाँ साथ में ही हमारे दादा पिताजी लगाते हैं, जो हिस्ट्री है पुराना रिकॉर्ड तो यहाँ कोई नहीं है, ना कोई चिट्ठी है ना क्या हुआ पत्र है जब ना। आग लगी? अच्छा जब आग लगी तो कहती है पलटा मार के यहाँ आ गया। मतलब ये उठ के पलट मार के पलट यहाँ पर मार आ के गया, कैसे भी तो ये आया? तो कई कदम हो गए, ये- 3-4-5 कदम हो गए ये। बोलकर सीटी मारी, हाँ जब सीटी मारी तो जब वो उठे अंदर देखा वो पलट मार के यहाँ आ गया। अच्छा। तो ये जब कभी बहुत बड़ा गरजता है या कोई तूफान कुछ आता है, कहते छेड़ तो करता है ये, अच्छा महसूस नहीं होता ये, अच्छा। कुछ है। अगर इस कलश में दिव्य शक्ति है तो उसके सामने एक मामूली जंजीर की क्या बिसात। कलश तो इसे तोड़कर कहीं भी जा सकता है। तो लोगों ने कहा कैसे जाएगा, आदि शक्ति से बड़ी कलश की दिव्य शक्ति नहीं है। जंजीर का एक सिरा अंदर देवी की प्रतिमा से बंधा है जो इसे रोक कर रखती है। हमारी टीम उसे देखना चाहती थी लेकिन हमें अंदर जाना मना था। मंदिर के अंदर हम नहीं जा सकते, कोई भी इनफैक्ट बाहर का आदमी नहीं जाता है। ये पंडित जी का परिवार है जो सदियों से इस पुजारी रहा है यहाँ पर, और सिर्फ इन्हीं के परिवार को ये आज्ञा है। तो पंडित जी हम तो जा नहीं पाएंगे अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मूर्ति है, जो इतनी खूबसूरत इतनी शानदार मूर्ति है, उसको करीब से देख सकें। तो एक कैमरा आप ले जाइए और जो जो सारी चीज़ें हैं उनको शूट करके लाइए। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो ख़ास हैं, वो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब ये कैमरा अंदर जा रहा है और सारी चीज़ें धीमे धीमे करके इसमें रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई हैं। तो किस तरह से है मूर्ति, करीब से उसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे पूरा जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अंदर पुजारी ने केवल प्रतिमा दिखाई, जंजीर का दूसरा सिरा नहीं दिखा। इससे ज्यादा कोशिश करना बेकार था। कलश और देवी की प्रतिमा के अलावा धाम से जुड़ी चमत्कार की कहानी का एक और अहम किरदार है, और वो है मंदिर के सामने से बहने वाली पब्बर नदी। ये मंदिर है और इससे करीबन 150-200 मीटर की दूरी पर, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, वो नदी बहती है। पहले ये एडजेसेंट थे, मतलब बिल्कुल साथ साथ थे, लेकिन अभी डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि नदियाँ अपना कोर्स चेंज करती हैं, अपना जो रूट है वो बदल लेती हैं। तो इसने भी थोड़ा कोर्स चेंज कर लिया है, मंदिर से थोड़ा दूर हो गई है पब्बर नदी। लेकिन अभी भी जब बारिश होती है, जब मौसम ख़राब होता है, जब नदी उफान पर आती है, तो हरकत उस कलश में दिखाई देती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। इस मान्यता के पीछे एक चौंका देने वाली कहानी है। बताया जाता है कि पहले इस मंदिर में एक नहीं 2 चमत्कारी कलश थे। दोनों नदी में बहते हुए मिले थे। एक बार नदी में बाढ़ आई तो दोनों कलश में हलचल हुई और दोनों लुढ़कते हुए नदी में वापस चले गए। किसी पुराने ज़माने में
जब पब्बर नदी में कभी बाढ़ आती है, वैसे पब्बर बहुत भयंकर नदी है, कभी वो अपने उफान पे होती है, तो वैसे ही एक बारी बहुत तेज़ जो है बहाव पब्बर नदी का था, बहुत तेज़ बड़ी बाढ़ आई थी। तो उसमें वो जो है 2 कलश जो घड़े हम बोलते हैं और अपनी पहाड़ी भाषा में चरू भी बोलते हैं उनको, तो वो बह कर के वहाँ आए थे। तो उन्हें जो है मंदिरों में रखा गया, कुछ टाइम तो वह रखे गए, ऐसे खुले रखे गए बाहर, क्योंकि घड़े थे उसमें, क्या कलश थे, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आप देखेंगे उनको। तो जब भी हर साल बाढ़ आती थी या फिर जब पब्बर नदी अपने उफान पे होती थी तो वो घड़े हिलते थे। अभी भी ऐसा कई बार होता है, ऐसा कहते हैं। तो जो 2 घड़े थे वो, उन दोनों घड़ों को रखा गया था मंदिर में। तो एक घड़ा जो है, ऐसा बताते हैं कि वो भाग गया अपने आप जो है नदी की तरफ। जैसे ही वो बाढ़ आती थी नदी की तरफ उनका खिंचाव होता था। एक घड़ा तो कहते चला गया नदी में ही। तो ये दूसरा घड़ा भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। तो किसी माता की शक्ति से किसी पुजारी ने उस घड़े को वापस लाया और फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, फिर इसको बांध लिया, ऐसा बताते हैं। फिर इसको भागने की कोशिश कैसे कर रहा था? इसके कि पाँव तो हैं। वो जो 2 घड़े थे, ऐसा बताते हैं कि शायद उनमें आपस में कुछ या कोई रिश्ता होगा या कुछ होगा, तो उस वजह से यहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर अच्छा, उसको आप तो खुद सोचिए, जो आप बात कह रहे हैं कि घड़ा चल रहा था, घड़ों में रिश्ता है, मतलब ये तो शक्ति होती थी, ऐसा बताते। ऐसा होता है ना, जिंदा लोगों में होता है वो तो नहीं, वो किसी की प्रतीक होंगे, ऐसा हो सकता है, या उसमें कोई ऐसी देवी शक्ति होगी। इस कहानी ने हमें पब्बर नदी में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम देखना चाहते थे कि अगर कलश नदी में बहकर आया था तो वो कैसे हुआ होगा। अब ये शेप अगर आप देख रहे हैं तो ये हूबहू उसी कलश की तरह है, सिर्फ साइज का फर्क है। वो बहुत बड़े साइज का है, ये बहुत छोटे से साइज में है, सिर्फ साइज का फर्क है। इस शेप के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जितना ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है उतना ही ज़्यादा ये पानी पर फ्लोट करता है। ये साइंस कहती है, मतलब आप इसको बड़े आराम से मान सकते हैं कि साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेटल का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ कलश है। इसे जब मैं इस पानी पे रखूँगा, ये बिल्कुल पब्बर नदी की तरह ही इस नदी का बहाव है, बहुत तेज़ पानी है। जब मैं इसे रखूँगा तो ये कहाँ आ जाएगा, ये देखिए, ये रख रहा हूँ मैं, ये देखिए, देखा आपने, मतलब ये टर्न हो गया, क्योंकि इसका थोड़ा सा वजन इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, टर्न हो गया, लेकिन फिर भी डूबा नहीं, फ्लोट करता रहा पानी में। एक बार और देखिए, मतलब पूरा घूमने के बाद, पूरा इसमें पानी भरने के बावजूद ये फ्लोट कर रहा है। कुछ इसी अंदाज में कलश भी बहते हुए मंदिर पहुंचे होंगे जैसा दावा किया जाता है। लेकिन चमत्कार वो कहानी नहीं, ये कलश है। क्या रात में बेड़ियों से आजाद करते ही सुबह तक ये कलश कहीं चला जाएगा? अब इसकी पड़ताल कौन सी बड़ी बात है। जंजीर हटा दो, सुबह तक इंतजार करो, हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों, आप यही सोच रहे हैं ना? हमारी टीम भी यही सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कलश के चमत्कार की सच्चाई अभी हमसे कोसों दूर थी। घने जंगल में, नदी के उस पार, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, एक बेहद तंग गुफा में आधी हकीकत आधा फसाना। अब आप कहेंगे कि टीम मंदिर में है, कलश सामने है, फिर पहाड़ पर चढ़ने या गुफा में जाने की ज़रूरत क्या है? वेल, ज़रूरत है, क्योंकि कलश की पड़ताल के लिए उसे बेड़ियों से आज़ाद करना होगा। इसके लिए मंदिर के मुख्य अधिकारी से बात करनी होगी, जो एक दिन बाद मंदिर पहुंचेंगे। तब तक हमारी टीम ने सोचा, क्यों ना मंदिर से जुड़े और दावों की पड़ताल कर ली जाए। कहते हैं कि मंदिर महाभारत के समय का है। पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल इसी जगह पर काटा था। दावा यह है कि मंदिर के सामने जो पहाड़ है, उसकी दूसरी तरफ विराटनगर था, द्वापर युग का वही राज्य जिसने पांडवों को शरण दी थी। कहते हैं कि उस पहाड़ से देवी के धाम तक एक गुफा थी और पांडव उसी गुफा से देवी के दर्शन करने मंदिर आते थे। दावा है कि वो गुफा आज भी है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि वहां क्या मिलता है, गुफा
या महज एक कहानी? देखिए, मंदिर में जो कलश है उसके बारे में तो सारी जानकारी ले ली, मंदिर के बारे में भी सब पता चल गया, लेकिन मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि वाकई इस मंदिर का ताल्लुक पांडवों के साथ था। अब मुझे बताया गया कि उस पहाड़ पे, वहाँ जहाँ ऊपर आप वो घर देख रहे होंगे, छोटा सा हो सकता है कैमरे में आपको ना दिखाई दे रहा हो, उससे ऊपर पहाड़ी पे एक गुफा है और उस गुफा का सीधा रास्ता हाटकोटी मंदिर से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि पांडव अज्ञातवास में वहाँ रहा करते थे और उस गुफा के रास्ते से वो रोज़ाना उस मंदिर में, हाटकोटी मंदिर में पहुंचा करते थे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत घुमावदार पहाड़ है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उस गुफा को एक्सप्लोर कर सकें। देखें तो सही कि कहाँ रास्ता निकलता है। जिस गुफा की बात हो रही है वो 5000 साल से भी पुरानी है। हो सकता है कलश का नाता पांडवों से रहा हो। यह भी हो सकता है कि कलश की पहेली उस गुफा में सुलझ जाए, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, रास्ता तो पता ही नहीं। अब दो रास्ते हैं, एक रास्ता मेरे लेफ्ट जा रहा है और एक रास्ता इधर राइट में जा रहा है, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं ना यहाँ पर कोई है जिससे मैं पूछ सकूं, जो मुझे डायरेक्शन दे सके उस गुफा का। तो अब वही है कि फ्लिप करिए कॉइन और जो रास्ता समझ में आए उस पर चल दीजिए। राइट हमेशा सही होता है, तो चलिए उधर ही चलते हैं। ये सच है कि पांडव महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो आदि शक्ति की भी उपासना करते थे। अज्ञातवास का समय भी विराट नगर में गुजारा गया था। तो क्या वाकई हम उस जगह को खोजने में कामयाब रहेंगे? पता नहीं, अभी तो राह में बहुत मुश्किलें हैं। पांडवों ने जिस जगह पर अज्ञात काल बिताया होगा, जाहिर है वो बहुत घने जंगलों में होगा, बहुत ऐसी जगह पर होगा जहां पहुंचना करीबन इम्पॉसिबल होगा। तो मैं बस डाउट मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं कि जगह ऐसे कोई मार्क्ड नहीं है, हमको पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। इन हालात में क्या वाकई हम उस जगह तक पहुँच पाएंगे जिस जगह तक हमें पहुँचना है? क्योंकि गुफा तो हमको पता है, हमें डायरेक्शन है कि हमें इस पहाड़ पर ऊपर जाना है, लेकिन अब जैसे जैसे रास्ता आगे तंग होता जा रहा है और मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। आप सुनिए, पानी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हो सकता है कोई झरना हो, कोई नदी हो जहाँ से क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ऐसे हालात में हम आगे क्या करेंगे? आई हैव नो आइडिया। अंदाजा सही निकला, आगे नदी ही थी जिसमें खतरनाक लहरें उठ रही थी। आप देखिए, पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ऐसे में बहुत खतरा होता है कि आपका पाँव स्लिप हो जाए। इक्विपमेंट साथ होते हैं, चोट लगने का डर होता है और आसपास अभी कोई मेडिकल हेल्प नहीं है जहां आप जा सकें। सो यही रास्ता है कि आप इस तरह से इसको क्रॉस करें। आइए। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, गुफा मिलेगी भी या नहीं ये भी नहीं जानते। उसका नाता कलश, मंदिर या पांडवों से है भी या नहीं, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन मंजिल की तलाश तो करनी ही है। देखिए, 2 घंटे हो गए हैं, बहुत ही मुश्किल सफ़र है। मैं कितनी बार फिसला हूँ, कितनी बार गिरा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी तरह से मिट्टी में कपड़े हो चुके हैं और अभी तक किसी गुफा का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं पीछे लौटूँ या मैं आगे उस गुफा के लिए चलता रहूँ। दावा है तो पड़ताल जरूर करेंगे। दावे से जुड़ी कोई जगह है तो उसे हर कीमत पर खोजेंगे। और थोड़ी ही देर बाद मेहनत का फल सामने था। हमारी टीम गुफा में थी। जो मुश्किल जर्नी, जो सफ़र आपने देखा है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। बाबा जी यहाँ पर हैं
बाबा जी कितना बड़ा है वो जहाँ से घुस के जाना है अंदर? इतना सा, इतनी सी जगह है जहाँ से घुस के जाना है। अब शरीर आप मेरा देख रहे हैं अच्छा खासा भारी है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं चला जाऊंगा। अगर ये रास्ता वाकई नीचे मंदिर तक पहुंचा तो चमत्कारी कलश का दावा भी सच के काफी करीब होगा। और दावा यही है कि पांडव भी इसी रास्ते देवी के धाम जाते थे। देखिए मेरी पीठ, मेरे शरीर और इस पत्थर में इतना सा फर्क है, सिर्फ इतना सा। मतलब यहाँ खतरा रहता है कि आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, इधर उधर आपने गलती कर दी तो सिर टकरा सकता है, और सिर टकराना इस वक्त घातक होगा। मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आगे तो बढ़ना है। लेट्स सी। गुफा तो तंग ही रहती है, लेकिन ये जगह वाकई सैकड़ों साल पुरानी है। पानी की धार से पत्थरों पर बनी आकृतियां इस बात की गवाह हैं। लेकिन हमारा मकसद तो कुछ और था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, गुफा कंस्ट्रिक्ट होती जा रही है। मतलब हाइट तो है, पहले दिक्कत ये थी कि हाइट नहीं थी, अब हाइट तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें आपस में चिपकती जा रही हैं, कंप्रेस होती जा रही हैं। मतलब अब बहुत ही देखिए इतना सा डिस्टेंस है, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है जिसमें से निकलना है। बहुत मुश्किल है, पता नहीं गुफा का अंत कहाँ है, कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। हमें यह देखना है कि ये रास्ता मंदिर तक जाता है या नहीं। कहते हैं युगों पहले पांडव जाते थे, लेकिन अब तो ये नामुमकिन लग रहा है। आगे तो गुफा बंद थी। हो सकता है कि किसी ज़माने में या किसी वक्त में यहाँ से आगे भी रास्ता रहा हो, लेकिन अभी तो पहाड़ों ने ये जो लगातार ड्रिपिंग होती रहती है, पानी गिरता रहता है, उसकी वजह से रास्ता आगे बंद हो चुका है। कैल्शियम अपनी फॉर्मेशंस बना लेता है और वो आगे गुफा में भी रास्ता नहीं है। रास्ता गुफा का बंद है, हमारी पड़ताल का नहीं। मंदिर के मुख्य अधिकारी आ गए होंगे, उनसे पूछेंगे, कलश से बेड़ियां हटेंगी और सुबह होते ही चमत्कार की हकीकत सबके सामने होगी। आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए हमारा सवाल जो है वो जस का तस बना हुआ था। क्या बेड़ियों से आज़ाद होते ही वो कलश कहीं चला जाएगा? और अगर नहीं तो फिर दूसरे कलश के जाने की कहानी क्यों सुनाई जाती है? अगर वो कहानी झूठी है तो फिर सच्चाई क्या है? वेल, इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी टीम मंदिर के मुख्य अधिकारी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनकी इजाज़त से ही कलश की बेड़ियां खोली जा सकती हैं। और उसके बाद देखना यह था कि क्या कलश में कोई हलचल होगी, कोई हरकत होगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमें इंतजार करना था और फिर देखना था कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो हमारी टीम कलश के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी। जंजीर के हटने का इंतजार था। थोड़ी ही देर में मंदिर के अधिकारी आएंगे, उनसे बात करने के बाद पड़ताल आगे बढ़ेगी। हमने निश्चिंत होकर तैयारी शुरू कर दी। कलश कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये कोई पहले से प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक रूडिमेंट्री तरीके से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इसके पाँव हैं जो जिस स्टैंड पे खड़ा हुआ है यहाँ पर है। मैं ये ब्लैक मेरे पास चौक है, इससे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये कहाँ पर है। ये देखिए एक निशान मैंने इधर बना दिया और दूसरा निशान मैं यहाँ बना देता हूँ।
ठीक है, मतलब दोनों जगह पर ये ब्लैक निशान बना दिया है ताकि हमको अगर कोई मूवमेंट हो, ये अपनी जगह से हिले, आगे पीछे जाए, तो एटलीस्ट पता चल जाए कि किस तरह का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। लोगों को विश्वास है कि जंजीर हटते ही ये कलश चलने लगेगा, क्योंकि इस धाम में लोगों की गहरी आस्था है। हमने पहले ही साफ कर दिया था, हमारी टीम लोगों की आस्था और विश्वास के बीच कभी नहीं आएगी। हमें तो बस दावे की पड़ताल करनी थी और इसके लिए कलश का मेटल जानना बेहद जरूरी था। देखिए, ये मैग्नेट है, इसे चुंबक कहते हैं और चुंबक का काम होता है लोहे से चिपक जाना। अब ये मैग्नेट है, डोर स्टॉपर है, आपके घर में भी अलमारी वगैरह में होता होगा, और जब लोहे की कोई चीज़ इसके कांटेक्ट में आती है तो चिपक जाती है। मैं इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि मेटल कौन सा है। इसकी पटीना से मुझे ये तो अंदाज़ा है कि ये कॉपर है, लेकिन फिर भी एक बार ये रूल आउट करने के लिए कि ये आयरन नहीं है, इसको मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ये आयरन होता तो ये इसके साथ चिपक जाता, लेकिन ये कहीं पर भी इससे चिपक नहीं रहा है, कोई चुंबक नहीं है। और जबकि अगर मैं कोई आयरन की चीज़ लेकर आऊँगा तो देखिए बिल्कुल तेज़ी के साथ चिपक जाएगा। हो सकता है कलश की हरकत चुंबक के किसी खेल का नतीजा हो, ये सोचकर हमने ये मैग्नेट टेस्ट किया, लेकिन कलश तो तांबे का निकला। फिर भी कोई हरकत होगी तो ये निशान हमें बता देंगे। अब हमारी टीम तैयार थी, केवल जंजीर हटाने के आदेश का इंतजार था। तभी हमारी नजर इन 5 छोटे छोटे मंदिरों पर पड़ी। तब पता चला कि इस धाम का नाता वाकई महाभारत काल से है। अब ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे मंदिर हैं, और गिन लीजिए 1 2 3 4 और वो 5वां मंदिर, मतलब 5 मंदिर 5 पांडवों के यहाँ पर मौजूद हैं। ये छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। ये कब बनाए गए थे? मान्यता यही है कि पांडवों ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित किया। शिवलिंग स्थापित किए 5, ये मंदिर स्थापित किए 5, और क्योंकि वो देवी के उपासक थे तो देवी की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित की। मंदिर के पौराणिक होने के और प्रमाण मांगने पर देवी की मुख्य प्रतिमा दिखाई जाती है, जिस पर लिखी इस भाषा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। कई जानकारों ने कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। इसमें प्लेट पे हमें लिखा हुआ मिलता है, वो भी आज तक किसी को पता नहीं लगा कि इसमें कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो इससे आज तक पता नहीं लगता है। अच्छा, मतलब वो लिपि का पता नहीं चला? हाँ जी, हाँ किस जी, तरह से लिखा गया है? हाँ, भाषा और संस्कृति विभाग वाले आए तो उन्होंने टैली किया होगा, फिर अभी तक पता नहीं है कि क्या लिखा है उसमें। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं पता चल पाया हाँ जी, कि उसमें क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। मामला अब आगे बढ़ चुका था। सवाल वही, जंजीर हटने के बाद क्या होगा? कलश हिलेगा या कहीं चला जाएगा? मुख्य पुजारी आ चुके थे, अब जंजीर हटाने की बारी थी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रमाण प्रमाण प्रमाण, ये कलश चल सकता है या नहीं चल सकता, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब ये चेन जो है इसकी वो हट जाए और इसको आज़ादी मिले। भंडारी जी हैं, मंदिर की पूरी देखभाल आप ही के हाथ में है भंडारी जी। मैं मतलब अब कहानियाँ सुन ली, सबने बता भी दिया, सारी जो किंवदंतियाँ हैं वो भी हमने जान ली, लेकिन प्रूफ तो तभी हो सकता है जब इस चेन को खोला जा सके। ये चेन तो नहीं खुलेगी, चेन तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना खुलती है ना आज तक खुली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं खुली है और खुलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इससे, लोगों के बिलीफ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर खोलेंगे नहीं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी वो नहीं होती ना। अब जब खोलेंगे तभी तो ये चलेगा, तभी तो कैमरे पे साबित होगा। चेन तो कभी खुलेगी ना, आज तक खुली है ना इसको हम खोल सकते हैं। ये क्या, जंजीर खोलने से तो साफ मना कर दिया गया। हमारी टीम ने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी, कोशिश जारी रखी।
मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि भाई नहीं खुली है, खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और वो करने का मकसद भी नहीं है। लेकिन हम जिस कहानी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं भंडारी जी, वो तो तभी होगा जब ये हमको चलता हुआ दिखाई देगा। अब ये चलेगा ही नहीं तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो जी, सतयुग में लोग विश्वास करते थे, विश्वास पे ये दुनिया स्थिर है। उनकी आस्था थी, उनकी वजह से हम भी आज तक इसको पूजा कर रहे हैं। और इसीलिए हम इसको ना खोलेंगे, ना इसको हम कभी खोलने की अनुमति देंगे किसी को। लेकिन लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं वो देखना चाहेंगे, देश भर में, दुनिया भर में ये देखना चाहेंगे कि भाई ये चमत्कार आंखों के सामने हो, उनको नजर आए। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब थोड़ा सा आप मदद करें। ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक ना हमारे बुजुर्गों ने किया, ना हम कर सकते इसको। ये कभी ये नहीं हो सकता। अगर चेन नहीं खोली गई तब क्या करेंगे? पता कैसे चलेगा? पड़ताल का नतीजा कैसे सामने आएगा? लेकिन मंदिर प्रशासन तैयार ही नहीं हुआ। देखिए ये चेन जो है ये यहाँ से वहाँ जा रही है दीवार में। हाँ जी, दीवार से आगे इसका कोई वो नहीं दिख रहा। कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, ये भी तब भी इसको ये हमारे तो कहते हैं अंदर माता के चरणों में छिपी दवाई है, और अंदर जो मंदिर के अंदर इसका जो है ये दिखती भी नहीं है चैन। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? दिखती भी नहीं है। दिखती तो नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रही है। यहाँ दिख रही है जी, कोई कड़ी वगैरह यहाँ तो दिख रही है। तो जैसे ये कड़ियाँ आपस में आपने बांधी हुई हैं, अगर इसको थोड़ा सा कुछ एडजस्ट किया जा सके। ना ये तो कुछ नहीं हो सकता जी, ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज ही रहनी है। हमने धाम से जुड़े दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सबने कलश खोलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब तो हमारी टीम भी कुछ नहीं कर सकती। आधी हकीकत आधा फसाना अपनी जगह है, बट अल्टीमेटली लोगों की भावनाएं जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किसी के भी रिलीजियस बिलीफ को हर्ट नहीं करना चाहते, ख़ासतौर से ऐसी जगह पे जहाँ पर सदियों से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं एक चीज़ के साथ, एक कलश के साथ। अब मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी कहानी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भंडारी जी जानते हैं कि लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। तो जाहिर बात है जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो हमेशा हमारी कहानी से ऊपर रहेगा। सो कांट हेल्प इट। जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत हो, हर पड़ताल किसी नतीजे पर खत्म हो, यह भी हमेशा नहीं हो सकता। इस कलश के चमत्कार की हकीकत तभी सामने आएगी जब इस जंजीर को खोला जाएगा, लेकिन धाम से जुड़ी आस्था ऐसा करने से रोकती है। ऐसे में लोगों का धाम पर विश्वास और बढ़ जाता है, और ये विश्वास किसी चमत्कार से कम नहीं।